आज का हमारा टॉपिक है स्थानीयकरण। स्थानीयकरण शब्द की सबसे पहले अवधारणा प्रतिपादित की थी मॉरिस ऑपलर, एक विद्वान का नाम है ये। इन्होंने सबसे पहले स्थानीयकरण शब्द को परिभाषित किया था। स्थानीयकरण को हम कई शब्दों से जानते हैं, जैसे संकीर्णता, देहातीकरण, प्रांतीयता या फिर ग्रामीकरण। स्थानीयकरण की प्रक्रिया एक तरह से संकीर्णता की भावना पैदा करती है। ऐसी संकीर्णता की भावना जो समूह एवं व्यवहार में ग्रामीण विशेषताओं को बढ़ावा देती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष के व्यक्तियों का अपनी रुचि एवं प्रवृत्तियों में संकीर्ण होना, यह प्रक्रिया कहलाती है स्थानीयकरण की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण जो परंपराएं होती है, यह उसको आरंभिक मूल स्वरूप से अलग करती है। मतलब जो प्रक्रिया जो मूल रूप में होती है, स्थानीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा वह अपना मूल रूप खो देती है, उससे अलग हो जाती है। और जो परंपराएं जो हमारी होती है, वृहत परंपराएं, उनका जो मौलिक स्वरूप होता है वो खत्म हो जाता है। समाज की जो वृहत परंपराएं होती है, उसके भीतर किसी स्थान विशेष या फिर क्षेत्र की परंपराओं का समावेश होने लगता है। वृहत परंपरा आप सभी को पता है क्या होती है, पहले की क्लास में हम आपको बता चुके हैं। ऐसी परंपराएं जो व्यवस्थित होती है, जिसका धर्म ग्रंथों में उल्लेख होता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा पोषित होती है, उस परंपरा को हम कहते हैं वृहत परंपराएं। जैसे राम है, कृष्ण है, दशहरा, दिवाली, ये सब वृहत परंपराओं के अंतर्गत आती है। धार्मिक ग्रंथ हम देखें तो रामायण है, वेद है, पुराण है, मनुस्मृति, गीता, ये सब वृहत परंपराओं के बहुत अच्छे से उदाहरण हैं। तो जब वृहत परंपराओं के अंदर किसी स्थान या विशेष क्षेत्र की परंपराओं का समावेश होने लगता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है ग्रामीकरण की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भी हमारा कर्मकांडी व्यवहार होता है, जो भी कर्मकांड हम करते हैं व्यवहार में, उसका ढांचा विघटित होने लग जाता है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार वृहत परंपराओं की संरचना में भी हमको परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि हम विवेकपूर्ण नहीं कह सकते। मतलब बहुत सोच समझ के परिवर्तन नहीं किया जाता। इस प्रकार जो स्थानीयकरण की प्रक्रिया होती है, उसमें देहातीकरण की भी कुछ विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। देहात की विशेषता हमको देखने को मिलती है। प्राचीन संस्कृतियां जो है, उसकी अनेक विविध परंपराएं स्थानीय विश्वासों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है इस प्रकार की प्रक्रिया में, और लघु परंपरा में परिणित हो जाती है। ग्रामीकरण के पश्चात भी हम किसी भी गांव में लघु और दीर्घ परंपराओं के तत्वों को एक साथ हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थानीयकरण एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जो हमारे सोचने समझने के क्षेत्र को सीमित करती है। बुद्धिमत्ता का क्षेत्र जो हमारा होता है, चिंतन या विवेक करने का जो क्षेत्र होता है, उसको सीमित कर देती है। और हमारी जो सोच होती है वो अपने क्षेत्र तक सीमित होकर के रह जाती है। ये परंपराओं को उनके मूल रूप से भी पृथक कर देती है। और ये जो प्रक्रिया होती है, उसको हम कम व्यवस्थित प्रक्रिया कहते हैं। एक तरह से स्थानीयकरण की प्रक्रिया है, वह स्थान विशेष के क्षेत्र में पोषित होती है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि ये लघु समुदाय की एक प्रकार से रचनात्मकता को भी प्रकट करती है। और इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हो कि इस प्रक्रिया में वृहत परंपरा अपना व्यवस्थित रूप खो देती है और
व्यवस्थित नहीं रह पाती, इसीलिए वह कम विचारपूर्वक हो जाती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा तर्क, बुद्धि आदि की ज़रूरत नहीं होती। इस जो स्थानीयकरण की प्रक्रिया होती है उसको हम बहुत ज़्यादा तर्क और बुद्धि के द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। ये सारी जब हमने स्थानीयकरण की प्रक्रिया को देखा तो हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो वृहत परंपराएं होती है संकुचित होती है, उनका राष्ट्रीय और जो सामूहिक स्वरूप होता है उसमें स्थानीयता हमें देखने को मिलती है। राष्ट्रीय स्वरूप खत्म हो जाता है परंपरा का, सामूहिक स्वरूप खत्म होने लग जाता है और विस्तृत पैमाने पर न हो करके यह एक छोटे समूह के विचारों को, विश्वासों को, भावनाओं को और व्यवहारों को प्रकट करती है। तो राष्ट्रीयता की भावना से निकल करके छोटे समूह तक आती है। स्पष्ट है कि इसकी भावना इस समय क्या होती है, संकीर्णता की होती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्थानीयकरण की प्रक्रिया। हम देखते हैं कि गांवों में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती है और ग्रामीण व्यक्ति उससे तरह तरह के अनुभव को भी लेता है। हालांकि कुछ घटनाएं इसमें ऐसी होती हैं जो काल्पनिक होती हैं, पर चूंकि ग्रामीण ज़्यादा तर्क नहीं करता किसी भी घटना को समझने के लिए, थोड़ा सा अंधविश्वास हमें गाँवों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही कारण है कि गाँवों में पेड़ पौधे आदि में हमको तालाब, जादू टोना आदि में अधिक हमको आस्था देखने को मिलती है। कुछ घटना से जुड़े हुए अनुभव ग्रामीणों के इस प्रकार होते हैं जो उनके संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार की घटनाओं से जुड़ी हुई जो भावना होती है, जो भी घटना है उसके प्रति जो हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हीं भावनाओं का जो कालांतर होता है, मतलब बाद में जाकर के ग्रामीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीयकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें स्थानीय अनुभवों का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि स्थानीयकरण की जो प्रक्रिया है उसको हम किस तरीके से मैकिम और मेरियट के उदाहरणों के द्वारा और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उन्होंने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया है और किशनगढ़ी गांव में एक पर्व बनाया जाता है, गोवर्धन पर्व। स्थानीयकरण की प्रक्रिया को उन्होंने गोवर्धन पर्व के माध्यम से समझाने की कोशिश की है और उनका यह मानना है कि स्थानीयकरण की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि वृहत परंपरा टूट टूट करके छोटे रूपों में अपना मूल स्वरूप खो करके किस प्रकार से स्थानीयकरण की परंपरा को ग्रहण करती है। इसके पीछे कहानी है दो भगवत कथाओं के अंदर, और इस एक संस्कृत पुस्तक है 19वीं शताब्दी में लिखी गई है, हिंदी भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। इसमें कृष्ण का जो जीवन है और उनके जो कार्य किए गए हैं, साहसिक कार्य, उसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। और व्रत परंपरा से संबंधित जो ग्रंथ है, इसकी कहानी गोवर्धन पूजा का जो है महत्व उसको प्रकट करती है। किशनगढ़ी गांव से 40 मील दूर गोवर्धन पर्वत है। कहानी के अनुसार कृष्ण ब्रज के ग्वालों को इंद्र की पूजा करने, जो काफ़ी दूर है, उसकी बजाय वह कहते हैं कि भाई नज़दीक का गोवर्धन पर्वत है, वहीं पर पूजा कर लो। इंद्र का जो पूजा स्थान है वो काफ़ी दूर है। ग्वाले कृष्ण की बात मान जाते हैं और ऐसा ही करते हैं। इस पर कृष्ण भगवान की जो इस प्रकार की लीला होती है उस पर इंद्र क्रोधित हो जाते हैं और ग्वालों और उनके पशुधन को नष्ट करने के लिए बहुत तेज़ बारिश करते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है। और ऐसे में कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और सबको अपने शरण में ले लेते हैं, जिससे ग्वाले, पशु, जो भी उस मूसलाधार वर्षा से प्रभावित होता है, सभी को अपनी शरण में ले लेते हैं। तो एक तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं मथुरा के लोग और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और पूजा करते हैं और एक वार्षिक उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। अब ये जो गाथा है, वृहत परंपरागत की गाथा,
किशनगढ़ी के एक त्यौहार में जब सांस्कृतिक रूप में पहुंची तो उसमें बहुत सी बातें ऐसे जुड़ गई जिसका व्रत परंपरा से कोई भी संबंध नहीं था। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि स्थानीयकरण की प्रक्रिया में परंपरा अपना मूल स्वरूप को खो देती है और उसके संकुचित अर्थ को ग्रहण करती है। तो इसी प्रकार गांव वालों ने इस गाथा के संकुचित स्वरूप को ग्रहण कर लिया और गोवर्धन ग्रामीण व्युत्पत्ति के रूप में गोवर्धन बन गया। गोबर धन, इस प्रकार से गोवर्धन की अवधारणा प्रतिपादित हुई। भागवत पुराण में जो वर्णित गोवर्धन पर्वत है, हम देखते हैं कि किशनगढ़ी के प्रत्येक परिवार के आंगन में गोबर के पर्वत बनाए जाते हैं। इस पर्वत को तिनके और रुई से सजाया जाता है। गोबर की बनी दीवारों के भीतर परिवार के, आपने देखा होगा जब गोवर्धन पर्वत का जो शेप है, हम लोग कई बार गोवर्धन पूजा करते हैं तो उसमें हम बनाते हैं कि परिवार के गाय, बैल, भैंस और परिवार के ग्वाले, पशुओं का चारा, दूध निकालने के बर्तन, पशुओं का पानी पिलाने का स्थान, ये सब हम बनाते हैं गोबर के माध्यम से संकेत के रूप में। और परिवार का जो ग्वाला होता है उसको 1 रुपया भी दिया जाता है। बच्चे और स्त्रियां मिलकर के गोवर्धन के पर्वत का जो निर्माण होता है उसको दिन में ही पूरा कर लेती है। शाम को सभी लोग इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्वत के चारों ओर यह पेड़ों पर एक धागा लपेटते हैं और गोवर्धन को पिता के रूप में मानते हैं और दीर्घायु होने हेतु नारा लगाते हैं। दूसरे दिन गोबर की इस प्रतिमा को तोड़ देते हैं और अवशेषों को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार गोवर्धन पर्वत के उदाहरण के माध्यम से मेरियट ने समझाने का प्रयत्न किया है कि जब व्रत परंपरा के सांस्कृतिक तत्व नीचे की ओर गतिशील होते हैं तो इस यात्रा के दौरान इसका स्वरूप बदल जाता है और वह लघु परंपरा के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम स्थानीयकरण की प्रक्रिया कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो गोवर्धन की पूजा की पृष्ठभूमि में हमें गायों की वृद्धि की मंगल कामना देखने को मिलती है और पौराणिक कथा के जुड़ जाने से हम देखते हैं कि गोवर्धन पर्वत होता है उसकी पूजा को काफ़ी प्रचार मिला है। ग्रामीण समाज ने गोबर को धन के रूप में स्वीकार कर लिया है और गोबर की अनेक आकृति बना करके उसकी पूजा की जाती है। ये इस तथ्य का प्रतीक होता है कि एक वृद्ध परंपरा को एक लघु परंपरा के रूप में किस प्रकार ग्रामीण समाज परिवर्तित करता है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण हमको देखने को मिलता है नवदुर्गा या नवरात्रि पूजा, जिसको नौरता भी कहा जाता है। और इसका उल्लेख भी मेरियट ने दशहरे के अवसर पर किया है। उन्होंने कहा है कि दशहरे के अवसर पर भारत में जो नवरात्रि हम करते हैं उसमें भारत परंपरा से संबंधित काली, दुर्गा, माता अम्बा, पार्वती आदि की पूजा की जाती है। सभी जगह होती है भारत में। इसका फैलाव विस्तृत है, सारे भारत में इसकी पूजा होती है। अब व्रत परंपरा से संबंधित ये जो पर्व है नवरात्रि का, जब किशनगढ़ी गांव तक पहुंचा तो इसका स्वरूप पूरा के पूरा अपना जो मूल रूप है वो बदल गया और नवरात्रि शब्द के अपभ्रंश नौराता, जो नवरात्रि शब्द है अब वो किस तरह से प्रसिद्ध हुआ यहाँ पर, नौराता। इन्होंने माना कि नौराता एक देवी है और इसकी पूजा करने लगे। और इस प्रकार से जो लड़कियाँ होती है इस यहाँ पर स्त्रियाँ और लड़कियाँ होती हैं, प्रत्येक 10वें घर के बाहर दीवार पर गोबर और मिट्टी की अनेक प्रकार की प्रतिमाएं प्रतिदिन मनाती है। संध्या के समय वहाँ पे दीपक जलाती है। और ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि उनका मानना होता है कि नौरता देवी हमारा कल्याण करेगी, हमारे लिए मंगलमय होगी। इसीलिए वो लोग नौरता देवी की पूजा करते हैं, गीत गाते हैं। मेरिट का यह मानना है कि किशनगढ़ी में जो नौ दुर्गा का त्यौहार
भारतीय सभ्यता के अंतर्गत मनाया जाता है वो लघु समुदायों की सृजनात्मकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि लघु समुदाय ने अपने आप इसके अंदर अपने क्षेत्र के अनुसार इसके अंदर परिवर्तन किया है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी जब बृहत परंपरा अपना मूल स्वरूप खोकर के लघु परंपरा के रूप में आ जाती है और उसमें कुछ नया सृजन भी होता है, जिसमें स्थानीय लोगों का हम सृजनात्मक दृष्टिकोण देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्थानीयकरण। इस प्रकार से बृहत और लघु परंपरा के बीच में जो संपर्क हुआ या फिर भाषा संबंधी जो भ्रम हुआ, उसके कारण एक नवीन लघु देवी की उत्पत्ति हुई, जिसको कि हम नौराता के नाम से जानते हैं। और नौराता एक संकुचित देवी है, क्योंकि नौ दुर्गा अम्बा, पार्वती, दुर्गा ये तो विस्तृत बृहत परंपरा का के नाम से जानी जाती हैं, परंतु नौराता एक संकुचित देवी है, क्योंकि स्थानीय लोग ही इसकी पूजा पाठ करते हैं, उनको मानते हैं। पूरे भारत में नौरता देवी की कोई भी अवधारणा हमको देखने को नहीं मिलती। क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की अवधारणा हमको देखने को मिलती है। तो आप बता सकते हो कि स्थानीयकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कई स्थानीय परंपराओं और विश्वासों का उदय होता है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि स्थानीयकरण की प्रक्रिया क्या होती है।